किया है कहां पे? इंडिया के बाहर। ऑफेंस ऐसा है जो आपने कमिट किया है इंडिया के। कमिट करने वाला वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है। पक्का? आर यू श्योर एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन? पक्का? पीआरआई के ऊपर एक्ट लगता है। कल मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था जानकारी के लिए, आपके सिलेबस पे तो नहीं है, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर क्या? 8। कि किसी भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हुई है आउटसाइड इंडिया, ही हैज टू टेक स्टेप्स कि उसको रियलाइज करे और इंडिया में उसको लाकर दे। पक्का? मेरे को यूके बुलाया गया, मेरे को यूके बुलाया गया, आइए बोले लेक्चर दीजिए, बराबर है। मैं यूके में पहली बार गया, मैं यूके में पहली बार गया, बराबर है। क्या मैं वहां पे गेस्ट लेक्चर देने के लिए जा रहा हूं? द आंसर इज यस। मैं कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कोई बिजनेस के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कोई वोकेशन के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कोई अनसर्टन पीरियड के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं जाऊंगा, गेस्ट लेक्चर दूंगा और वापस आ जाऊंगा। पहली बार ही जा रहा हूं, बराबर है। मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा? पीआरआई। सिंपल है। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहां गया? इंडिया के बाहर, बराबर। वहां पे उसको गेस्ट लेक्चर के बदले 5000 पाउंड का फीस मिला कि भाई आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया है, बराबर है। क्या दिया? 5000 पाउंड का। या तो चलो उन्होंने मुझे कमिट किया कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, आपको 5000 पाउंड हमारी तरफ से आ जाएगा। ये ड्यू हुआ है। क्या हुआ है? अब ड्यू हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी है सेक्शन 8 के हिसाब से कि मैं तगादा मारूं और उस पैसे को यहां लाऊं, पाउंड्स दो आरबीआई को और उसके बदले ले लो रुपए। ये ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन भाई साहब मैं इस ड्यूटी को पूरा कर नहीं रहा हूं, बराबर है क्या? तो क्या तुमको नहीं लगता वहां पे जो चीज ड्यू हुई है, वहां पे जो चीज ड्यू हुई है, वहां पे जो चीज ड्यू हुई है उसके लिए मैं अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा हूं, तो ये एक प्रकार का क्या है? ऑफेंस। अब आप बोलोगे भैया वो तो वहां ड्यू हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ी इंडिया में ड्यू, यहाँ बैठ के ऑनलाइन थोड़ी सर्विस दिया कि वहां से पेमेंट आना था। तो कहता है बेटा उस ऑफेंस में भी लगेगा जो इंडिया के बाहर हुआ है। अगर वो उसके द्वारा हो रहा है जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है तो भाई साहब लगता तो है ना तेरे ऊपर, और तेरे को लाना था, तूने वो किया नहीं। हाँ ये बात अलग है, इसके लिए तेरे को जेल नहीं होगी, बट इसके लिए फाइन तो लगेगा। तो वो ऑफेंस जो आपने इंडिया के बाहर कमिट किया उस पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है, उस ऑफेंस भी इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। ठीक है सर। ये तीसरा क्या था मेरे प्यारे? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में पीआरआई पे लगता है, पीआरवाई पे लगता है, ऑफेंस में भी लगता है। मैं एक एक करके चलता हूं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर यू पे चलते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि पर्सन कौन होता है, फिर उसका रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया देखेंगे। तो कहता है पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन सबसे पहला कहता है एन इंडिविजुअल, दूसरा कहता है अ एचयूएफ, तीसरा कहता है अ कंपनी, अ फर्म, an association of person, body of individual whether incorporated or not, any other artificial juridical person not covered under above sub clauses। और लास्ट कहता है ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी owned or controlled by such persons। कंपनी की 40 ब्रांच है, अगर 20 भारत के अंदर है यानी कि कंपनी खुद है तो कंपनी एक पर्सन है। कंपनी की 20 ब्रांच इंडिया में है, वो 21 हो गए। 20 ब्रांच इंडिया के बाहर है, वो 41 पर्सन हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पर्सन की डेफिनेशन थी, किसकी थी? पर्सन। अब जो 20 ब्रांच इंडिया के बाहर है कंपनी की, वो ओन और कंट्रोल तो इंडिया वाली कंपनी के द्वारा है, तो भले बाहर है लेकिन वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। एवरीबॉडी, भले बाहर ब्रांच खुली हुई है, उसकी ओनरशिप बाहर वाले के पास है, कंट्रोल हम करते हैं, फिर भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। एवरीबॉडी। फिर कहता है ब्रांच इंडिया के बाहर है, हमारी नहीं है, सिंगापुर वाली कंपनी की ब्रांच है, उसकी ओनरशिप भी हमारे पास नहीं है, उसका कंट्रोल भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसी ब्रांच जिसकी ओनरशिप और कंट्रोल पीआरआई के पास नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तो फिर उसको पीआरवाई वाले प्रोविजन लगेंगे, हमको पीआरआई वाले लगेंगे। कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर वी पे चलता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर वी बात करता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो कहता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस, पहला बात आता है पर्सन रिसाइडिंग। रिसाइडिंग वर्ड याद रखोगे ना? रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पक्का? बट डज नॉट इंक्लूड आइटम नंबर ए, गॉन आउट ऑफ इंडिया, स्टेज आउट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, अनसर्टन पीरियड के लिए, कम्स टू इंडिया, स्टेज इन इंडिया, अदरवाइज देन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, अनसर्टन पीरियड। पक्का? तो इन दो लोगों को हम रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन से बाहर मानेंगे। सेकंड वाला अपने को कहता है पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये सब क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? अब आईसीएआई का बड़ा वखरा इंटरप्रिटेशन है इसमें। कहता है भाई साहब कोई भी बंदा अगर करंट ईयर में बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वोकेशन के लिए, अनसर्टन पीरियड के लिए भारत आ रहा है, पिछला 182 डेज गया तेल लेने के लिए, ये 3 पर्पस के लिए आ रहा है, उस दिन से, जिस दिन से इन तीनों में से किसी एक या अनेक पर्पस के लिए आ रहा है, उस दिन से पीआरआई। पक्का? आर यू श्योर? बोले भारत का कोई व्यक्ति है, भारत छोड़ के जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए, पीआरवाई इन 3 के अलावा है, अरे इन 3 के अलावा है, तो पीआरआई ही मानेंगे। एकदम इजी है उनका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसके बाद एक बात और आ रही है, अभी दिमाग में आ रही थी, निकल गई। पीआरआई हो गया, पीआरवाई हो गया, एक चीज और बताना था। आईसीआई का इंटरप्रिटेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, स्टूडेंट। क्या? स्टूडेंट अगर पहली बार भारत से निकल रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, ना बिजनेस वोकेशन के लिए, ना तो अनसर्टन पीरियड के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का उसका कोर्स है, कायदे से बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन आरबीआई का दिसंबर का सर्कुलर है, वो कहता है वैसे तो पीआरआई होगा, बट हम इनको पीआरओआई मानेंगे, बिकॉज यूजुअली ये वहां जाके वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं अपने लिविंग एक्सपेंस को मेंटेन करने के। तो जाता तो पढ़ने के लिए है लेकिन काम करने लग जाता है, तो जब काम करने लग गया तो एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो पीआरओआई। आर यू विद मी? ठीक है, ये भी कवर हो गया। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। 1 किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। 2, 3 और 4 ये किसके लिए है? अदर देन इंडिविजुअल के लिए है। बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ब्रांच हो गया, ऑफिस हो गया, एजेंसी हो गया। याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो इंडिया आता है, ये पिछले 4 साल से इंडिया के बाहर रहा हुआ है। हेलो, इनके शादी थी यहाँ पे इंडिया में किसी की, तो शादी के लिए आया है। किसके लिए आया है? ना तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, ना तो बिजनेस के लिए, ना तो वोकेशन के लिए, ना तो अनसर्टन पीरियड के लिए आया है। डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा पीआरओआई। आर यू विद मी? फिर मां बाप की तबियत खराब हो गई तो यहीं रुक गया, बट यहाँ पे वो आया नहीं है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए, यहाँ से वर्क फ्रॉम होम तो कर रहा है, यूएसए वाली कंपनी के लिए कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं पूरा साल, फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे रुक जाएगा ना, बट क्योंकि वो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, अनसर्टन पीरियड के लिए आया नहीं है। भाई जब तक पेरेंट्स की तबियत ठीक नहीं होती तब तक रुका है। जाना क्लियर है, कब जाएगा ये भले नहीं क्लियर। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर ये तो अनसर्टन है, ऐसा नहीं है। तबियत हमेशा के लिए खराब तो होगी नहीं, आज नहीं तो सुधरेगी, तो वो वापस जाएगा, वो पीआरओआई ही रहेगा। लेकिन साला आ ही जाता है तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए, तो जिस दिन से आता है उस दिन से उसको पीआरआई मानना है, अगर इन 3 पर्पस के लिए आता है तो।
मैं कल वाला क्वेश्चन आपके सामने वापस से रिपीट करना चाहता हूं ताकि आप चीजें अच्छे से समझे। 19-20 में मिस्टर एक्स को साफ बोल दिया लेस देन कितना रहा है 183 डेज, लेस देन 183 डेज, यानी कि मोर देन 182 बोल रहे हैं, लेस देन क्या कर रहे हैं 183। फिर कहता है 20-21 में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021, आर यू विद मी? इस दिन इंडिया आता है। किस दिन आता है? इस दिन इंडिया आता है काहे के लिए? बिजनेस। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक इंडिया में रहा काहे के लिए? बिजनेस के लिए। हाँ 22 कर देते हैं, काहे के लिए आया है? बिजनेस के लिए। क्या तुम मेरे साथ हो? अब भाई 1920 में भले तो 183 डेज में था, बोलना भाई। हाँ 20-21 कर देते हैं, तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ बस तुम समझो अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर दिया 20, यहाँ पे कर दिया क्या 21, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भले 183 डेज से कम था, आईसीएआई बोलता है हमको इसको देखने की जरूरत। हम तो बोलेंगे कि 1 अप्रैल से जिस दिन वो भारत में लैंड किया बिजनेस के लिए, हम यहां से इसको मानेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पूरे साल के लिए नहीं देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर दिन से देख रहे हैं, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उस दिन से देख रहे हैं। तो पीआरआई कहलाएगा 1 अप्रैल से लेके पूरा का पूरा 31 मार्च। चलो यहाँ पे तो पूरा का पूरा पीआरआई। फिर कहता है जब 21-22 शुरू हुआ, क्या हुआ 21, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, 21 से 31 मार्च को खत्म होगा 22 के। अरे होगा। तो कहता है अभी भी इंडिया में ही है साला, अभी भी क्या कर रहा है? धंधा। अभी भी क्या कर रहा है? धंधा। फिर कहता है कि धंधा छोड़ देगा वो 30 अप्रैल को शायद, है ना? 30 अप्रैल को बिजनेस छोड़ेगा, बोलता है। क्या बोलेगा? बिजनेस। हम बिजनेस छोड़ने और पकड़ने से रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखते, हम इंडिया आने जाने से देखते हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? तो कहता है भाई तू 1 अप्रैल 21 में भी इंडिया में था, धंधा ही कर रहा था। 30 अप्रैल को तू बिजनेस क्या छोड़ रहा है? छोड़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली तू 30 जून को, कौन सी तारीख को? 30 जून को 2022 की 22 को, 30 जून 2022 को क्या छोड़ेगा? इंडिया। अरे क्या करेगा? हाँ मैं 21 कर रहा था, तुम 22 कर रहे हो। क्या कर रहा है? इंडिया छोड़ रहा है, इंडिया छोड़ रहा है। अब मुद्दा आता है कि वो इंडिया किस लिए छोड़ रहा है। अगर वो इंडिया बाहर बिजनेस, बाहर एम्प्लॉयमेंट, बाहर वोकेशन, बाहर अनसर्टन पीरियड के लिए, तो जैसे ही छोड़ा पहुंचा पीआरओआई, इन 3 के अलावा जा रहा है, अपने मां बाप से मिलने जा रहा है, वापस इंडिया आएगा, पीआरआई ही कंटिन्यू रहेगा। पर्पस मैटर कर रहा है कि किस पर्पस के लिए वो इंडिया से डिपार्ट कर रहा है। इन 3 पर्पस के लिए कर रहा है, कहीं बाहर जाके ये 3 हरकत करेगा, पीआरओआई हो जाएगा अगले ही दिन से। लेकिन इन 3 के अलावा तो आज भी कंटिन्यू रहेगा पीआरआई, सरल शब्दों में वापस आने वाला है। पक्का यहां तक की चीजें क्लियर है? स्टूडेंट की भी चीजें क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। 2U भी हो गया, 2V भी हो गया। आते हैं 2W पे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट मींस अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। क्लैरिटी है? ये तो हो गई भाई पर्सन और उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के संबंध पे बात। फिर मैंने कल आपको पढ़ाया कट और कैट। पक्का ठीक है। शिवानी गुप्ता कह रही है सर एक एग्जांपल अनसर्टेन पीरियड का लो ना। बेटा अनसर्टेन पीरियड का कोई ब्लैक एंड व्हाइट एग्जांपल नहीं है, वो ग्रे एरिया है। मेरे को पता है आपका कंसर्न आ रहा होगा, आईसीआई घुमा फिरा के पूछ दिया तो आईसीआई इस मुद्दे में घुमा सकता ही नहीं है, सीधा लिखेगा अनसर्टेन पीरियड के लिए आया कि गया। कहानी नहीं बताएगा कि आप फिगर आउट करो कि अनसर्टेन पीरियड क्या है, क्योंकि वो खुद एक कहानी है अनसर्टेन पीरियड, बराबर। हाँ तो आप बिल्कुल ना उलझे उस पे, वो डिबेटेबल मुद्दा है। मैं अगर किसी चीज को आज अनसर्टेन पीरियड बताऊंगा, आप उसको सर्टेन बता सकते हो। आप किसी को सर्टेन बताओगे, मैं उसको अनसर्टेन बता सकता हूं। तो टेक इट इजी, उसको ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन लेना है। कट है और क्या है? कैट। साथ हो। अब कट और कैट की डेफिनेशन जो है ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई में है, सॉरी जे में कट है और 2E के अंदर कैट है। पक्का ये डेफिनेशन है। क्या ये? फाइनली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से परमिसिबल है, कौन कौन से प्रोहिबिटेड है, ये आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 5 पे। कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिटेड है, कौन कौन से प्रोहिबिटेड है, ये मिलेगा आपको 6 में। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना सर, 2J में भी कट लिखा है, 2E में भी कट लिखा है, फिर सेक्शन 5 में भी कट लिखा है और सेक्शन 6 में भी कट लिखा है। टाइटल दोनों के सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप 2J पढ़ोगे वहां पे लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फिर सेक्शन 5 में भी लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, 2E में लिखा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 में भी लिखा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। भाई साहब ये तो बता रहे हैं कौन से परमिटेड है और कौन से प्रोहिबिटेड है। एक प्रकार से मैं कहूं तो लिस्ट बता रहे हैं और ये उनकी परिभाषा बता रहे हैं कि एक्चुअल में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। क्या तुम मेरे साथ हो? एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। किसमें आते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर E। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर तो कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच अल्टर्स assets or liabilities outside India of person resident in India or alters assets or liability in India of a person resident outside India। सरल शब्दों में ऐसा ट्रांजैक्शन, सरल शब्दों में जो पीआरआई की फॉरेन असेट और फॉरेन लाइबिलिटी को अल्टर कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जो पीआरओआई की इंडियन असेट और इंडियन लाइबिलिटी को अल्टर कर रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। साथ हो। फिर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 2J करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलता है मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कहता है एंड क्या कहता है? विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन। ये से ये कहना चाह रहा है, बोले मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो कैपिटल नहीं है वो करंट ही है, उस पे मैं कोई छेड़छाड़ कर। मैं तुमको 4 एग्जांपल दे रहा हूं जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन सुन ले इन 4 को बस मत मान लेना। कैपिटल जो नहीं है वो सब करंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं तेरे को 4 चीजें बता रहा हूं। सो जो लिखा ना विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, जो बोले मैंने पीछे बोला है ना कि जो कैपिटल नहीं है वो करंट है, वो सच बोला है मैंने। ये तो 4 तेरे हेल्प के लिए बता रहा हूं, तो ये मत समझ लेना ये 4 ही करंट है, पीछे की बात तो फालतू हो गई। पीछे की बात फालतू नहीं है, पीछे की बात को हम प्रभाव नहीं कर रहे हैं। जो कैपिटल नहीं है वो करंट है। ये 4 मैं तेरे को तेरे एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। तो इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। मैं तुम दोनों को चौथी बार देख रहा हूं, अब देखूंगा तो अलग बैठाऊंगा नहीं तो भगाऊंगा। मैं अगर कुछ देख रहा हूं नहीं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाएंगे दोनों के दोनों। देख रहा हूं इतनी देर से, तुमको भी पता है ना, मैं बोल नहीं रहा हूं कुछ, अपने लिए रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, तुम्हारे लिए करा रहा हूं, बिल्कुल बातचीत मत करना, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर क्या चल रहा है? J, बराबर है। तो इंक्लूड द फॉलोइंग। इंक्लूड द फॉलोइंग में पहला है पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, पेमेंट इन कनेक्शन विद और अदर करंट बिजनेस कॉमा सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद रखें शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी 6 महीने की है। बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट आता है इसमें। बायर्स क्रेडिट का मतलब भाई मुझे इंपोर्ट करना है कुछ और मैं बाहर की ही बैंक को बोल रहा हूं कि तू जिससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उसको ही पैसे दे दे, दैट्स अ बायर्स क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे ले रहा हूं। अगर बायर सप्लायर क्रेडिट 6 महीने का है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कायदे से तो मेरी लाइबिलिटी अल्टर हो रही है, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, धंधे को चलाने के लिए है, एक प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, इसीलिए हम इसको कैपिटल नहीं मानते, क्या मानते हैं? करंट।
मैं इंडिया से बैठ के कोई सर्विसेज दे रहा हूं किसी यूके वाले को, बराबर है, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने सर्विस दी, वहां से मेरे पास पैसा आया, क्या बचा उधर? कुछ भी नहीं। तो करंट बिजनेस, करंट सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो पेमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारे के सारे क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरा, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारा का सारा करंट है। इन्वेस्टमेंट करना इज कैपिटल, लोन देना इज कैपिटल, बट लोन का इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट का इनकम इज करंट। आर यू विद मी? तीसरा कहता है रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स अब्रॉड। लास्ट में कहता है एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। ये सारे के सारे एक्सपेंस क्या है? करंट। लेकिन ये सिर्फ 4 नहीं है, जो कैपिटल नहीं है वो सबके सब करंट है। मैंने गिफ्ट दिया अपनी बंदी को, करंट है। मैंने गिफ्ट दिया अपनी बंदी को, क्या है? करंट है। आर यू विद मी? मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा इंडिया से बैठे बैठे यूट्यूब का, क्या है? करंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो 4 तो सिर्फ क्या है? एग्जांपल। पक्का? ये था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कल अपन ने अलग अलग इस पे बातें करके ली। पीआरआई अगर बाहर पे कोई लैंड खरीद रहा है, कैपिटल है। पीआरआई बाहर पे कोई फ्लैट खरीद रहा है, कैपिटल है। उस फ्लैट का रेंट आ रहा है, करंट है। पीआरआई पीआरवाई को लोन दे रहा है, कैपिटल है। लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, करंट है। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल है। उससे डिविडेंड आ रहा है, करंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिकरिंग नेचर वाली जो चीज है वो करंट है, वंस इन अ ब्लू मून वाली जो चीज है वो क्या है? कैपिटल है। साथ हो एवरीबॉडी। मैंने फिर कल आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भाई ऐसा है कि ऐसा है कि मैंने मशीनरी इंपोर्ट की 3 महीने के क्रेडिट में, मशीनरी इंपोर्ट की 3 महीने के क्रेडिट पे, तो भैया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। टेक्नीशियन को बुलाया, उसको रेम्यूनरेशन दिया, क्या है? करंट है। फिर एक मैंने आपको बात बताई थी कि भाई जैसे कि कैसे कि इंडिया का पोता, इंडिया का यूएसए जा रहा है, उसका चाचा, उसकी दादी उसको गिफ्ट पे $100 दे रही है, सेक्शन 8 के हिसाब से लाना पड़े। आप उसको असेट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कानून बोल रहा है वहां रखना ही नहीं है, कानून बोल रहा है वहां पे रखना ही नहीं है, आपको उसको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द दादी वहीं से बैठे बैठे अपने पोते को $100 भेज देती है, बराबर है? दादी वहीं बैठे बैठे अपने पोते को $100 भेजती है। इंडिया में पोता बैठा हुआ है, दादी को पता है आज उसका जन्मदिन है, तो वहां से $100 क्रेडिट किया, यहां पे बैंकिंग चैनल पे आया, कन्वर्ट हुआ रुपीस में और बच्चे के खाते में जाके चले गया। किसी भी प्रकार का कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, ये तो गिफ्ट है। वहां से सीधा क्या हुआ? यहां आया। लेकिन पोता यूएसए का है, दादी इंडिया में है। इंडिया वाली दादी 11,000 रुपए शगुन के रूप में अपने पोते को दे रही है। अब पोता अगर इस 10,000 को आरबीआई को देके उसका डॉलर लेके यूएसए चले जाता है तो विषय समाप्त है। लेकिन पोता बोलता है कि भाई साहब इसको यहीं कहीं जमा करा दो। उसके पापा ने बोला देख बेटा, दादी तेरे को समय समय में पैसे देती रहेगी, अकाउंट खुलवा ले, दादी आप जमा कराते रहना इसके नाम पे, इस पे अकाउंट पोते के नाम पे है। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो पीआरओआई की एसेट अल्टर कर रहा है इंडिया में। पक्का क्लैरिटी है? ये था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, याद रहेगा। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो आपको पता ही है, चलिए बढ़िया है। फिर मैंने आपको एक पढ़ाया था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई नहीं जी, सी। ई के अंदर तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ऑथराइज्ड पर्सन। कल मैंने आपको इसके ऊपर एग्जांपल दिया था, एवरीबॉडी। एग्जांपल ऐसा था मेरे प्यारे भाई और बहनों कि इंडिया में आरबीआई जब ये सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता है? रेगुलेट यानी कि मैनेज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करता है? तो आरबीआई ने सेक्शन 10 के अंदर कुछ ऑथराइज्ड पर्सन बताए हैं। आपको जिस चीज के लिए भी डॉलर चाहिए, गिफ्ट करना है, मेडिकल है, एजुकेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, देयर इज वन ऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास आप रुपया देके, डॉलर लेके अपने ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। ऑन द सिमिलर वे, अगर बाहर वाले किसी बंदे को इंडिया में कोई ब्रांच डालनी है तो रुपये में खर्चा करेगा, डॉलर में तो खर्चा करेगा नहीं, तो वहां से डॉलर लाके ऑथराइज्ड पर्सन को डॉलर देके रुपए लेके यहां पे खर्चा करेगा। तो एक जगह सेंट्रलाइज रहेगा तो मैनेज कर पाओगे कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। क्या तुम मेरे साथ हो? तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी कहता है ऑथराइज्ड पर्सन मींस ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, उस पे डील करने के लिए। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड हैं आपको पैसे के बदले डॉलर देने के लिए। दूसरा, मनी चेंजर 5 स्टार होटल में मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रीट में मिल जाएंगे, एयरपोर्ट में मिल जाएंगे। ऑफशोर बैंकिंग